राकेश जी, हमारी तरफ से हमारी कोई भी योजना पे काम कोविड महामारी के दौरान नहीं रुका। बिल्कुल, आपने चूंकि छेड़ दी बात सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, काफी कंट्रोवर्सी में रहा ये प्रोजेक्ट। अपोजिशन के तरफ से काफी कोई कंट्रोवर्सी कोई नहीं रही। अपोजिशन की तरफ से काफी ना, क्रिटिसिज्म ना, आए ना, कि 20,000 करोड़ के खर्चे हो रहे हैं, इसे एक एसेंशियल प्रोजेक्ट बोला जा रहा है। क्यों ये एसेंशियल? देखिए, ऐसा इसमें कंट्रोवर्सी कुछ नहीं रही। कुछ लोगों ने इस पे गलतफहमी और झूठ फैलाने की कोशिश की। एक हमारे युवा नेता हैं, उन्होंने कुछ कहा, ओ जी 15,000 करोड़ का मोदी महल बन रहा है। राकेश जी, 15,000 करोड़ तो शायद सारे प्रोजेक्ट पे खर्चा नहीं होगा। अभी तक टेंडरिंग के अनुसार 2 सेगमेंट इसमें जिसमें काम चालू है। एक है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, जो राजपथ की एक्सपेंशन है, दैट इज अ फ्यू 100 करोड़, 400 करोड़ के और दूसरा है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, वो भी 800-900 करोड़ की है। तो ऐसा है कि जब पूरी समझ ना हो, और इसमें कई विद्वान लोगों ने भी साइन किया। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मैंने कहा देखिए मेरे को ये एक जॉइंट लेटर मिला है, 2 थे। एक में 65 हमारे सिविल सर्वेंट्स थे रिटायर्ड जिन्होंने साइन किया, दूसरे में 126 थे। उसमें कुछ होम सेक्रेटरी भी थे। नहीं, अब सुनिए, उसमें कई थे। कुछ लोग कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं, कोई होम सेक्रेटरी रह चुके हैं, शायद एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी था। तो क्या लिखते हैं उसमें उन्होंने लिखा कि इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड, मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज कोट कर रहा हूं, इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड देन देयर इज अ सुपरस्टिशन दैट द प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग इज अनलकी, हेंस यू नीड अ न्यू बिल्डिंग। तो मैंने कहा पढ़े लिखे लोग हैं, यूपीएससी का इम्तिहान पास करके आए हैं। तो मेरे जो साथ में कल्चर सेक्रेटरी बैठे थे राघवेंद्र सिंह जी, उनसे पूछा, मैंने कहा भाई इसमें तो काफ़ी आईएएस के अफसर भी हैं, तो वो तो थोड़े, उन्होंने कुछ ज़्यादा बोला, निजी सर हैं। फिर मैंने दुर्गा शंकर मिश्रा जी की तरफ देख के कहा, मैंने कहा दुर्गा शंकर जी बहुत आईएएस के हैं। तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि आपके फॉरेन सर्विस में भी काफ़ी है। तो मैंने कहा कब मैंने कहा कि फॉरेन सर्विस में जो पढ़े लिखे विद्वान हैं उनमें मूर्खता नहीं होती। तो उस दिन के बाद ये सिविल सर्वेंट तो बोलना बंद कर दिया, क्योंकि उनकी जो इंट्रिंसिक मैल इंटेंट जिसको मैं कहता हूँ, उनकी इंटेंशन खराब थी। वो पार्लियामेंट के खिलाफ नहीं है। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने समय भी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए समर्थन दिया है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी है, उनकी जो स्पीकर थी श्रीमती मीरा कुमार जी, उनके सचिव ने चिट्ठी लिखी थी हमारी सरकार आने से पहले की बात का 2014, उनके कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि एक नया पार्लियामेंट बिल्डिंग होनी चाहिए। अब आप चाहते रहे 70 साल कि नई पार्लियामेंट बनाएं, पर आपसे काम नहीं हुआ। और ये पार्लियामेंट बिल्डिंग कब बनी थी? 1917-18 में इस पर काम शुरू हुआ था। क्या वो एक इंडिपेंडेंट देश की पार्लियामेंट थी जो बनाई उन्होंने? बिल्कुल नहीं थी। उस समय भारत एक आज़ाद देश के रूप में उनके दिमाग में ही नहीं था। तो मैं आपको क्या कहूं, उस समय उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बोलने बंद हो गया, थोड़ा कम बोलते हैं। पर अभी मैंने देखा कल जब उनको थोड़ी मिर्ची लगी कि प्रधानमंत्री जी 15-16 घंटे की जर्नी के बाद जाके उन्होंने वो कंस्ट्रक्शन हैट पहन के सीधे चले गए, तब बोला उन्होंने कि ये पीआर स्टंट है। अरे भाई साहब, पीआर स्टंट क्या होता है? पार्लियामेंट की बिल्डिंग आपने मांगी थी, मोदी जी बना के दे रहे हैं, मोदी जी उसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, हैंड्स ऑन मॉनिटर कर रहे हैं। मैं समझता बिल्कुल आपने सही कहा, प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट काफी ले रहे हैं इसमें। एक दूसरी जो बात निकल कर आई थी कि काफी हेरिटेज बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करके, भाई साहब मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है, एक भी हेरिटेज बिल्डिंग है ना उसको डिमोलिश नहीं किया जा रहा। हेरिटेज को भी हम संभाल के रख रहे हैं, अपनी संस्कृति कल्चर को भी हम संभाल के रखे हैं, और हेरिटेज बिल्डिंग जो अंदर से खोखली हो गई है उसको भी हम रिफर्बिश कर देंगे। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन सब ऐसे ही रहेंगे। और ये पुरानी संसद बिल्डिंग है पार्लियामेंट, वो भी वैसे ही रहेगी, उसका भी हम अच्छा इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए ये झूठ फैलाने की कोशिश की कि 20,000 करोड़। अरे भाई 15,000 तो टोटल खर्चा नहीं आएगा, महल कहाँ से प्रधानमंत्री जी? अच्छा इंसिडेंटली वो जो भी प्रधानमंत्री जी होंगे उस समय ना, इनको क्या, इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री होंगे अगले 50 साल? मुझे लगता होगा, पर मुझे लगता है जब ये कह रहे प्रधानमंत्री जी का महल बना, अरे प्रधानमंत्री इंस्टीट्यूशन,
जो भी प्रधानमंत्री होगा देश का वो वहीं रहेगा। बिल्कुल। हाँ, कोई ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। पर उनको समझ नहीं आती, पर वो उनकी गलती नहीं है। मुझे लगता है उनको और कोई विषय नहीं मिलता। पहले शुरू हो गए वो, मोदी जी हमारी वैक्सीन कहाँ है, हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है। तो मैंने बोला राजस्थान में आपने कूड़े में फेंक दी और पंजाब में उस पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। देखिए इस समय स्थिति वैक्सीन की ये है, अब मुझे पास लेटेस्ट आंकड़ा नहीं है, मनसुख भाई को मालूम होगा, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है, पर मुझे लगता है कोई 85 करोड़, लगभग 90 करोड़ लोगों को। हाँ? 90 तक पहुंच गया। 90 का मतलब है 900 मिलियन। अब चीन को देख लीजिए, छोड़ दीजिए, अमेरिका की आप जनसंख्या ले लो, ब्राजील जो अलग, सारी यूरोप की मिला लो, फिर भी 900 मिलियन नहीं बनते लोग। इतनी हमने डोजेस बना दी है, अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये है कि जब वैक्सीन की बात शुरू हुई, इन्होंने कहा, पर एक लोग ये भी कहते हैं ऐसी ऑपोजिशन रहे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही होगा। बिल्कुल। वापस आते हैं सर आपके मंत्रालय के ऊपर। हमने बात की थी हाउसिंग फॉर ऑल की, आपने कहा कि वो हम टारगेट मीट कर लेंगे। टारगेट तो मीट हो गया। बिल्कुल। अभी टोटल 5 साल का टारगेट था 1 करोड़ पहले, 1 करोड़ 12 लाख, फिर उसको बढ़ाया, डिमांड असेसमेंट 1 करोड़ 12 लाख किया। और भाई साहब 1 करोड़ 13 लाख तो हम सैंक्शन कर चुके हैं। तो टारगेट तो कब का पूरा हो गया। अब तेजी से लाभार्थियों को वो आवास दिए जा रहे हैं। अभी मैं समझता हूं कि 58 करोड़ के आसपास, 58 लाख के आसपास दे दिए होंगे और कोई 80 करोड़ करीब 80 लाख पे काम हो रहा है, जो कोई 2 महीने में खत्म, 4 महीने, अगले साल मार्च तक ज्यादातर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, अगर हम एज ए रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो जो महाराष्ट्र है या कर्नाटक है, इस सब जगह में रियल एस्टेट में या छोटे टायर 2 टायर 3 सिटीज में काफी रिकवरी आई है, काफी रिकवरी, जबरदस्त रिकवरी आई है। एनसीआर रीजन में वो रिकवरी नहीं आ पा रही है। एनसीआर रीजन की जब आप बात करते हैं तो आप 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स को आपके सोच होती है, जो ये जेपी, अम्रपाली, यूनिटेक। नहीं, हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, जो रजिस्ट्री हो रही है। पहले तो पुराने, क्योंकि वहां पे ये पुराने प्रोजेक्ट थे, उसका भी हमने हल ढूंढ लिया। उसका भी कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कुछ वैसे रजिस्ट्रेशन भी अब हो रही है, इन्वेंट्रीज कम हो गई हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही आपके दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि रियल एस्टेट सेक्टर इज नॉट ओनली इन रिकवरी बट इज डूइंग वेल। पर आपकी बिल्डर से बात होगी, एनसीआर में होती है, आपने कई बार उनको एडवोकेट भी किया कि आप इन्वेंट्रीज कम करो, प्राइसेस कम करो। क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा है, ये एक ऐसा सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए दूसरे स्थान पे है। एग्रीकल्चर नंबर 1 है, ये दूसरे स्थान पे। आप कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वेरी हाई, सब कुछ है, पर इसमें कुछ लोगों को गंदी आदतें पड़ी हुई थी। वो क्या करते थे, वो अनसस्पेक्टिंग होम बायर से पैसे ले लेते थे, और वो जो होम बायर होता था वो भी जो फाइन प्रिंट होता है कॉन्ट्रैक्ट, वो पढ़ते नहीं थे। ये वो पैसे लेके लैंड बैंक में इन्वेस्ट कर देते। अब उम्मीद यही थी कि लैंड, ज़मीन की जो भाव वो बढ़ता रहेगा, पर बहुत लोगों ने वो किया तो दाम कम हो गया। उस समय ये फंस गए कई लोग। उसका कारण ये है कि इस सेक्टर में रेगुलेटर नहीं था। हैरानगी की बात है, 70 साल आज़ादी के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में रेगुलेटर नहीं था। हम भी जब इसको कानून को हमने लाए, कानून हमने नहीं बनाया, उससे पहले बना, तो हमने इसको आगे बढ़ाया। उस समय बड़ी मुश्किलें आई। लोगों ने कहा इट इज टू लिटिल, इसको और करना चाहिए, ये सब वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो इन लोगों ने मिलके इसको लीगली चैलेंज किया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चैलेंज को मुंबई हाई कोर्ट भेज दिया। और मैं नया मന്ത്രी बना था सितंबर 2017 में, थोड़ी मेरे को चिंता भी होती थी। फिर मैंने कानून देखा और इसलिए देखिए, मैंने कहा देखिए ज़रूर हम इसमें सफल रहेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, थ्रू आउट द चैलेंज, रेरा इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। एक हमारी स्टेट है वेस्ट बंगाल, अब आपने नाम ले दिया, वहाँ पे चुनाव हो रहे, नहीं तो कह रहे मैं उस चुनाव के चक्कर में कुछ आपको बयान दे रहा हूँ। मैं तो इसलिए नहीं बोला हूँ, मैं उससे होके आया हूँ वहाँ 3 दिन, और मैंने जो देखा मैं हैरान हूँ। वो घबराई हुई हैं वहाँ पे जो मुख्यमंत्री है। मैंने तो शुभेंदु अधिकारी जी को बोला, मैंने कहा आप रिस्पॉन्सिबल है, आपने इनको हरा दिया वहाँ पे नंदीग्राम में, तो यहाँ से खड़ी हो गई, अब यहाँ पे कर रहे हैं। पर देखा वो डर पैदा करने की कोशिश होती है। आज भी हमारे लीडर हैं दिलीप घोष, उनके किसी प्रोग्राम में उन्होंने हल्ला मचाने की कोशिश की। पर कमिंग बैक टू सब्जेक्ट, तो जब वेस्ट बंगाल ने अपना कानून बनाया तो इन्होंने क्या किया, किसी ने चैलेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट हैज थ्रोन इट आउट। अभी मैं वेस्ट बंगाल, मैंने क्या हुआ, कह रहे नोटिफाई कर दिया पर उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। तो ये मैं समझता हूँ ये
देर है अंधेर नहीं है। रेरा इंप्लीमेंट होगा सब जगह, और रेरा की इंप्लीमेंटेशन के होते ही ये जो आप समस्याएं बता रही हैं, मैं समझता हूं ये हल हो जाएंगे। रेरा में सर एक जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है कि हर स्टेट जो सेंट्रल ने जो कानून बनाया था उसको डाइल्यूट कर दिया नहीं, है। एक ही ने किया, वेस्ट बंगाल ने, बाकियों ने नहीं और किया। दूसरा जो रेरा के ऑर्डर होते हैं वो सिविल ऑर्डर होते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कई बार ऑर्डर हो जाता है, देखिए ये भी मैं एक साल डेढ़ साल तक इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ये मैं आपको एक बात बताऊं, रेरा का जो असली वैल्यू है ये सिर्फ होम बायर्स के लिए नहीं है, बिल्डर्स के लिए भी है। बिल्कुल। और जहां पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या आपको हल निकालना है, ठीक है। और मैं समझता हूं कि हम वी आर रेडी, पर इसमें हमारी सरकार से रेरा का डाइल्यूशन नहीं होगा, रेरा को स्ट्रेंथन करेंगे हम। दूसरी तरफ जानना चाहेंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग पे जो स्पेशल टैक्स हॉलीडे दिया जाता था वो 2022 मार्च तक दिया गया है। अभी सरकार की क्या कोई योजना है कि इसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए ऐसा है, ऐसे जो सवाल है ना, जब आप या नविका जी माननीय निर्मला सीतारामन जी की इंटरव्यू करें, ये सवाल वहां पूछना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि मैं तो रेकमेंड करूंगा, मैं लाइन मिनिस्टर हूं, मैं तो कहूंगा कि आप टैक्स हॉलिडे 2022 मार्च तक क्यों दे रहे हैं, 2025 मार्च तक दीजिए। पर ये सवाल जो इन पर निर्णय उनको करना, पर इसकी जरूरत है आपको लगता है? देखिए इसको मैं, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, मैं हमारी जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, नरेटको, क्रेडाई, आई एम इन क्लोज टच विद देम। अभी भी उनके जो अध्यक्ष मेरे को मिले थे, मैं कल जब मैं भवानीपुर में कैंपेन करने गया था, वहाँ पे भी मुझसे मिले थे। तो जो उनके साथ मिलके हम रिकमेंडेशन करते हैं, ये नहीं कि जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं वो हमारे से अलग है, हम सब लोग इकट्ठा काम करते हैं। ईटी नाउ का अपने दर्शकों से वादा रहा है राइज विद इंडिया, और हम इस वादे को कई सालों से निभा रहे हैं और हर हिंदुस्तानी को भारत की तरक्की में हिस्सेदार बनने का न्योता दे रहे हैं। पिछले 1.5 साल में कोविड के कठिन माहौल में चीज़ें तेज़ी से बदली है, और ये बात साबित हुई है कि जो भी बदलाव को खुले दिल से स्वीकार नहीं करेगा वो पीछे रह जाएंगे। तमाम चुनौतियों और ग्लोबल पैंडेमिक के बावजूद सर, अगर हम पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की कुछ सवाल करें तो आप कोई भी सवाल करिए। बिजनेस चैनल है, हम तो वो जानना चाहेंगे। बीपीसीएल के डिसइन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो क्यों डिले हो रहा है? क्या आपको लगता है इस फिस्कल में हो पाएगा या प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? देखिए ऐसा इंटरेस्ट भी आ रहा है। कुछ देर पहले जून 2019 से लेके 8 जुलाई तक मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था, ठीक है, और कहते थे एयर इंडिया तो कभी डिसइन्वेस्ट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? पहले कहते थे सरकार 24% रखेगी, ये करेगी। हो गया कि नहीं? बिड्स आ गई कि नहीं? इसी से कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि ये ऐसा इशू नहीं है जो प्रेस के माध्यम से बात की जाए। नहीं, इस फिस्कल में हो पाएगा? अब देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, बीपीसीएल की डिसइन्वेस्टमेंट होगी, इंटरेस्ट भी है। मैं इतना ही कहूँगा। अभी कब तक होगा भाई? एयर इंडिया भी इस फाइनेंशियल ईयर में होगा, अगले में होगा? भाई उनको थरो काम करना है। 7,600 करोड़ के हर साल नुकसान हो रहा था वहाँ पे, उसको हमको वी हैव टू ब्रिंग इट टू एन एंड। पर जल्दबाजी तो नहीं होगी ना। अब तो इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मैं आईएसएम का मेंबर था, बट आई एम नो लॉन्गर सिविल एविएशन। ऐसे मैं बता रहा हूँ बीपीसीएल की भी इन्वेस्टमेंट होगी और इंटरेस्ट भी है। अब चूंकि हम एक बिजनेस चैनल है, आपसे बीपीसीएल के बारे में पूछा, लेकिन ना भी होते आपको कौन रोकने वाला है? क्रिटिक आपसे ये बोल रहे हैं कि सरकार जो है नेशनल एसेट्स को बेच रही है, चाहे वो एयर इंडिया हो या बीपीसीएल। कौन कह रहा है? अपोजिशन पार्टी। कौन सी अपोजिशन पार्टी? पहले उनसे पूछो, आप अपना परिचय करवाइए, उनको पूछो, उनको ये कहो कि आप ये समझिए कि बेच रहे हैं हम या एसेट मोनेटाइजेशन कर रहे हैं। कुछ चीज़ें तो डिसइन्वेस्ट हो रही हैं, आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस से आप ये पूछिए, आपके समय में ये एयर इंडिया का जो नुकसान होना शुरू हुआ था वो बढ़ता जा रहा। मैं मंत्रियों के नाम लेने शुरू कर दूं तो अच्छा नहीं रहेगा। आपका नया चैनल, आप चाहेंगे सबकी सपोर्ट मिले आपको। तो अगर एक आप सिचुएशन में पहुंचते हैं जब आप समझते हो कि, वैसे मेरे हिसाब से सरकार को कई ऐसे कार्य हैं, बिजनेस है जिसमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम गवर्नेंस जानते हैं। एयरलाइन को जनाना, अब ये कैसे है कि एक हवाई जहाज या एक एयरलाइन का एसेट प्राइवेट सेक्टर इस दाम पे खरीदता है और सरकार इस दाम पे खरीदते है। कब वो प्रोक्योरमेंट हुई उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूं, उसको छोड़िए। बाकी जो है एसेट मोनेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में बड़ा फर्क है। मैंने एक इंडियन एक्सप्रेस या कहीं आर्टिकल लिखा था, वो 141 जगह छपा है, उसको पढ़ लेना।
हम ये कह रहे थे कि हम किसी चीज़ को बेच नहीं रहे। आपको अगर मान लीजिए भाई साहब बैठे हैं, वो चला से इसको 25-30 साल आप चलाइए, उसके लिए सरकार को जो उसका वैल्यू है वो रियलाइज करेगी। तो ये पहले उनको कहिए समझ ले पूरी तरीके से एसेट मोनेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है। दूसरा, ये किसने शुरू किया था? कांग्रेस सरकार के बारे बता दूं, मैं चाहता हूं कि जो कुछ अच्छे काम किए हैं उसके लिए क्रेडिट लेना तो सीखें। जो दिल्ली पालम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है, और पोवाई मुंबई में, ठीक है, महाराज शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाँ, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या हुआ था? आपने उनको 2006 में प्राइवेटाइज किया। उससे क्या हुआ? 29,000 करोड़ मिले। तो 29,000 करोड़ मिले आपको, तभी तो आप टियर 2 टियर 3 सिटीज में एयरपोर्ट बना सके हैं। नहीं तो सरकार में वो इनके एक प्रधानमंत्री थे, बड़े पढ़े लिखे अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, वो कहते हैं मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। वो तो कह गए, इनको अभी भी लग रहा है मनी ग्रोज ऑन ट्रीज। भाई साहब, मैं हैरान हूं, आपने पेट्रोल के दाम के बारे में मुझे नहीं पूछा, अभी पूछने वाले थे, अभी मैं आप खुद ही बता देता हूं। अरे भाई, हम तो जीएसटी में लाना चाहते हैं, क्योंकि जीएसटी में स्टेट्स जो हैं 40%, कोई 60% वैट लगा रहे हैं। जब तेल का दाम $19 पर बैरल था, $19, तब भी वो 40% लेते थे। अब $75 पर बैरल, अब भी वो 40% लेते हैं। हम क्या लेते हैं? हम 32 रुपए पर लीटर लेते हैं, चाहे $19 था दाम या 75। हम उस 32 रुपए से क्या करते हैं? हम अपने जो गरीब भाई और बहन हैं, उन 80 करोड़ से अधिक लोगों को दिन में 3 समय का खाना मुफ्त देते हैं। हमने 90 करोड़ वैक्सीन डोजेज मुफ्त बांटी हैं। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाए, ग्रामीण और शहरी, जिसमें 3 करोड़ आवास बनाए। हमने शौचालय बनाए। हमने 8 करोड़ सिलेंडर दिए हैं उज्ज्वला के पहले, और 1 करोड़ अभी दिए। तो भाई साहब, इसलिए मैं तो कहता हूं कि जो भी कहता है, पहले पूछो कांग्रेस पार्टी आपके, जो अगर कहते हैं कि दाम बहुत है, आपकी सरकार कहाँ कहाँ है, पहले ये बताओ। ज्यादा जगह नहीं है, अब हाथ पे गिन सकते हैं। हाँ, पंजाब में है, पता नहीं क्या रहेगी नहीं रहेगी। हाँ, वहाँ पे भी सिविल वॉर हो रहा है अंदर। राजस्थान में है, 1-2 जगह और भी है शायद। उनके पहले तो आप अपने वित्त मंत्री जो हैं इनके कांग्रेस के, क्या जब जीएसटी की मीटिंग हुई थी अभी पीछे, इन्होंने क्या पेट्रोलियम और गैस को, डीजल को उसके अंदर लाने की कोई बात की है? भाई साहब, 2010 में कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल को डीरेगुलेट कर दिया। डीरेगुलेट करने का मतलब यह है, ये मार्केट प्राइस पे डिपेंडेंट हो रही। अपने समय इन्होंने दाम कम करने के लिए, आप ऐसे है ना कि आप ऐश करना चाहते हैं तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए एक समस्या खड़ा कर जाते हैं। इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए 1,40,000, उस पर हमें अब 20,000 करोड़ देना पड़ रहा है। अभी प्रिंसिपल अभी देना है, समझ गए? ये किस किस्म की राजनीति है? मेरे हिसाब से तो टोटली इररिस्पॉन्सिबल है। तो मैं तो कहता हूं, मैंने पार्लियामेंट भी कहा, सेंट्रल विस्टा पे आप चर्चा करना चाहते हैं, कम बी माई गेस्ट। पेट्रोल प्राइस पे करना चाहते हैं, जब किसी ने पूछा कि सेंटर तैयार है, अभी क्या हुआ जीएसटी काउंसिल में? केरला हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी। क्या डायरेक्शन दी? कि आप जीएसटी में लाने का एजेंडा पे तो लाइए, ये तो एजेंडा पे लाने को तैयार नहीं है भाई साहब। तो ये मोदी जी की सरकार है, टोटली ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल। अगर स्टेट गवर्नमेंट तैयार है इसको लाने में, जीएसटी में पेट्रोल वाले, पर ये करते क्या है इनके साथ? पर सर, हम अगर ये बोलें कि क्रूड के प्राइसेस अभी 3 साल के हाईएस्ट पे चले गए हैं, तो पहले और सेंटर और स्टेट की लड़ाई में आम आदमी सफर कर रहा है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि सेंटर को इनिशिएट लेना चाहिए? कोविड टाइम में अगर हम देखें तो एक्साइज ड्यूटी लगभग 16 रुपए बढ़ाई गई है। मेरी आप सुन लीजिए बात। कौन सा इशू किसको डिपेंड का? पार्लियामेंट ने चलने दिया कि पिगैसस है। तो मैं भवानीपुर में कैंपेन कर रहा, मैंने पूछा कि आपको पता पिगैसस क्या है? ये ग्रीक मैथोलॉजी में विंग्ड हॉर्स है। तो मैंने को पता ये घोड़ा है, विंग्ड, या कुछ और एनिमल है, पूछ लो आपने। और मैंने कहा भवानीपुर में कितनी चर्चा है। ये ममता दीदी वहाँ पे गई गुरुद्वारे में, वो किसान आंदोलन की बात करी। पहले तो गुरुद्वारे का किसान आंदोलन से क्या लेना देना? गुरुद्वारे में हम जाते हैं गुरु महाराज से ब्लेसिंग्स मांगने। मैं अपने और अपनी दीदी प्रियंका जी के लिए ब्लेसिंग्स के लिए गया था, ठीक है। अब ये भवानीपुर में कोई पेट्रोल की बात नहीं थी, आम आदमी की जहां मतलब है। देखिए वेस्ट बंगाल में बता दूं, बहुत दाम बढ़ गया। तो मैंने कहा पिछले
कुछ महीने में जुलाई 2021 से लेकर अब तक उन्होंने पेट्रोल का दाम 3 रुपये 51 पैसे बढ़ाया। अगर वो 3 रुपये 51 पैसे कम कर देते हैं जैसे तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने किया है, तो पेट्रोल का दाम 98 रुपीज़ हो जाता है, जो केरला में और तमिलनाडु में। जहां तक आम आदमी की बात है, आप तय कर लीजिए, सरकार तैयार है, पर ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आप बैठिए सब देखिए क्या करें। 2020 एक वर्ष पहले मार्च में पेट्रोल प्राइस $19 था। तो हम सरकार की तरफ से क्या कर रहे हैं, मैं हर एक देश के ऑयल मिनिस्टर से बात करता हूं, ओपेक से बात करता हूं, अभी मैं एक रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूं ओपेक के लिए। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हम एथेनॉल ब्लेंडिंग को पहले 5% नीचे 10% है, 20% ले जा रहे हैं। हम गैस मिक्स को कर रहे हैं, हम एरिया अंडर एक्सप्लोरेशन बढ़ा रहे हैं, अपनी तरफ से कर रहे हैं। पर ये हम और आपकी बात नहीं है, इसमें एक स्टेट गवर्नमेंट्स को भी थोड़ा अपना इमीडिएट बेनिफिट है। और मैं दूसरी चीज मानता हूं, मैं समझता हूं सरकार का जो प्रयास है सब जगह, प्राइसेस लॉन्ग रन में स्टेबलाइज करेंगे और नीचे भी आएंगे, तभी हम एथेनॉल को बढ़ा रहे हैं इतना। बिल्कुल, प्राइसेस नीचे आना भी चाहिए, लेकिन एक अपोजिशन ने यह भी कहती है सर कि जब पेट्रोल के दाम, क्रूड के दाम $34-35 थे 3 साल 4 साल पहले, तब भी 70 रुपए 72 रुपए पेट्रोल के कीमत होती थी, जो कि देखिए आप मार्केट प्राइस नहीं होती आप थी। अब उनको ये कहिए कि आपने जब डीरेगुलेट किया था 2010 में, तो आपने इसको फिर कमर्शियल डिसीजन पे छोड़ दिया। अगर 5 साल कोई अंडर रिकवरी करता है, समझे ना, और अंदर से खोखला हो जाता है, तो फिर जब उसको रिकवरी करने का, बैलेंस लाने के लिए, तो वो तो करेगा, नहीं तो अगली बार फिर आएगा, नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए गैस का प्राइस 1 रुपया बढ़ता है, तो 1 रुपया थोड़ा बढ़ रहा है, 25 पैसे ही बढ़ा रहे हैं, कोई अब्जॉर्ब कर रहे हैं, यही है। बिल्कुल हरदीप जी, एक आखिरी सवाल हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जो एलपीजी सब्सिडी जो होती थी, वो सरकार ने अनाउंस किया था कि 10 लाख से कम इनकम वाले लोगों को नहीं दी जाएगी। पिछले 1.5 साल से कोविड टाइम में वो दी ही नहीं जा रही है, तो क्या सरकार का प्लान है कि धीरे धीरे उसे भी सब्सिडी को खत्म कर दिया जाए? मेरे को नहीं, सब्सिडी को खत्म करना नहीं करना, मैं आपको इसका सवाल इस स्पेसिफिक आंसर पे नहीं देता हूं। आपको जो क्या लगता है कि किसी की आमदनी एक लेवल से ऊपर हो, उसको सब्सिडाइज गैस देनी चाहिए? नहीं, अगर नहीं, मैं आपका वही बात है, देखिए सब्सिडाइज गैस उस व्यक्ति को देनी चाहिए जिसको वाकई में, वास्तव में उनकी आर्थिक स्थिति जरूरी हो। बिल्कुल, इटिनो स्वदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैंने सोचा सिर्फ मुझे आप मौका देंगे शुभकामनाएं देने को, अपनी बेस्ट विशेस देने को, आपने तो फुल फ्लेज इंटरव्यू कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।